नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने हालांकि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन कूटनीति के तौर पर एक नया खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अपना नैरेटिव बना रहा है और भारत का डेलीगेशन समूची दुनिया में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जुटा है। हालांकि क्या स्थितियां रहेंगी, इन सब चीजों को समझने के लिए मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पांडे जी हमारे साथ हैं। उनसे इस पर चर्चा करेंगे। सर, न्यूज सर्किल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल यही आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को आपकी नजर में आप कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय राजनीति और भारतीय सैनिक कार्रवाई के दृष्टिकोण से जी एक मील का पत्थर है। ठीक सर, ये कहा जाता है कि 1962 जब युद्ध हुआ या पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, 22 अप्रैल को जब हमला हो जाता, पहलगाम के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकानों पर बिल्कुल करारी चोट करी है। और अब क्या ये मान लिया जाए कि अब भारत जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाएगा आतंकवाद को लेकर? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जी। मोदी सरकार के आने के बाद जी जितनी भी इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जी, बीजेपी सरकार ने या भारत की सरकार ने इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनके यहां घुस करके उनके ठिकानों पर प्रहार किया है, उन्हें नेस्तनाबूद किया है। इस बार थोड़ा अंतर था। जी। अंतर यह था कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री ने एक वाक्य और कहा था, आतंकवादियों को और उनको प्रश्रय देने वालों को दोनों को सबक सिखाना है। पहले जो कार्रवाई होती थी वो पीओके तक सीमित थी। जी। इस बार जो कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके किया गया है और ऐसा सटीक जवाब, ऐसा नियंत्रित प्रत्युत्तर जी इसके पहले सैन्य इतिहास में कहीं देखा नहीं गया है। मैं इजराइल को भी कहूंगा कि इजराइल भी इतना सटीक उत्तर नहीं दे पाया है। हमने जहां चाहा वहां अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। हमारे एक भी मिसाइल को, हमारे एक भी ड्रोन को ये पकड़ने में या नष्ट करने में सफल नहीं रहे। ठीक। अच्छा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको ठिकाना बनाया, जो आतंकी ठिकाने थे, चाहे भावलपुर का रहा हो, मसूद अजहर का परिवार पूरा खत्म हो गया। तो क्या ये भारत के पास पहले से इनपुट था कि अब यहाँ पे आतंकी ठिकाने, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपके पास इंटेलिजेंस इतना तगड़ा था कि आप कार्रवाई करने में बिल्कुल सक्षम रहे, और आपका जो एयर स्ट्राइक जो आपने करी, जो आपकी वायुसेना ने जो बेहतरीन काम किया है, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं वो भारतीय गुप्तचरों की नजर से छिपे नहीं है। जी। भारतीय प्रशासन अच्छी तरीके से जानती है कि कहां क्या हो रहा है। हमारी सैटेलाइट्स भी हमें गाहे बगाहे इसके बारे में बताती रहती हैं। जी। दूसरा सर, एक सवाल और आता है कि जो आम जनता का सवाल है, आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे वो सवाल पूछा जाना भी चाहिए। आम जनता के मन में ये सवाल था कि साहब आपने जब युद्ध छेड़ ही दिया था आतंकवाद के खिलाफ, और जब आप उनके चाहे सैन्य ठिकाने और भारतीय सेना जहां जा रही थी वहां पे अटैक कर रही थी, हालांकि अटैक बड़े नियंत्रित थे, तो क्या आम जनता के मन में सवाल यही था कि जब आपने युद्ध छेड़ ही दिया था तो इतनी जल्दी युद्ध विराम कैसे? मैं पहले आपको थोड़ा सा टोकूंगा। जी। हमने युद्ध नहीं छेड़ा था। भारत ने कहीं नहीं कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूं। आतंकवाद के खिलाफ तो युद्ध था। पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध एक व्यापक शब्द है, अलग शब्द। ठीक। युद्ध तब माना जाता है जब दो देशों के, दो संप्रभु देशों की सेनाएं लड़ती हैं। ठीक है। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की थी और भावनाओं से युद्ध नहीं लड़ा जाता। जी। निश्चित रूप से भारतीय जनमानस आहत था। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के इन आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दें, पाकिस्तानी सेना को धूर्त कर दें, लेकिन हमें दो तीन चीजों को मानना चाहिए। हम विश्व राजनीति में जो पहुंच या जो समर्थन हमें प्राप्त है उसको बनाए रखने के लिए हमने पहली कोशिश की, हमें ये दिखाया कि हम पर या हमारे नागरिकों पर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम उसका इस तरह से प्रत्युत्तर दे सकते हैं, और इस बात को लेकर के विश्व हमारे साथ था। जी। हमने जो उत्तर दिया पर्याप्त था,
इससे अगर हम आगे बढ़ते और युद्ध की तरफ जाते जी निश्चित रूप से विजय हमारी होती, जी। लेकिन अर्थ या आर्थिक स्थिति पे हमारे असर भी पड़ता। हम जो तेजी से एक उभरती अर्थव्यवस्था है जी। शायद वो कहीं प्रभावित होती। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान किया गया। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा, उनके आकाओं को ये बता दिया कि तुम भी सुरक्षित नहीं हो, और अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को ये बता दिया कि हम आक्रांता नहीं हैं, हम एग्रेसर नहीं हैं, हम अगर हमारे विरुद्ध कुछ होगा तो उसका हम प्रत्युत्तर देंगे। हाँ, हमें आर्थिक प्रगति की ओर जाना है, शांति की तरफ बढ़ना है, इसलिए हम रुक गए। ठीक सर, एक सिनेरियो हम आपसे जरा उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि जब पहलगाम का 22 अप्रैल को आतंकी घटना हो जाती है और खासतौर पर ये अचंभित करने वाला है कि धर्म पूछकर गोली मारी जाती है, उसके बाद अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जे.डी. वेंस साहब, वो कहते हैं कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल भी कहता है कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इसके बाद भारत प्लान करता है और उनके आतंकी ठिकानों पर हमला कर देता है। लेकिन जब भारत हमला कर देता है तो एक दिन और कुछ देर पहले एक ट्वीट आता है ट्रम्प साहब का। ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमने मीडिएट करके भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मना लिया है। इस सिनेरियो को आप जियोपॉलिटिक्स में आप कैसे देखते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा जी कि ट्रम्प साहब अपने पहचान के मोहताज हैं जी, लेकिन ट्रम्प साहब ने सत्ता में आने के बाद पहली घोषणा यही की थी कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे जी। सफल नहीं हुए। यहां जब ये बात हुई और जे.डी. वेंस मतलब अमेरिका ने हमें समर्थन दिया, कहा कि हमने जो कार्य किया है वो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया है, सही है। वर्तमान में अगर हम ट्रम्प साहब के इस कथन को कोट करें जी, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान उनके शरण गया होगा। अमेरिका को कुछ बातें ऐसी भी मालूम चली होंगी, जैसे किराना हिल्स से रेडिएशन का निकलना जी, पाकिस्तान का बोरान मंगाना ताकि उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये सब कुछ चीजें ऐसा बता रही थी कि शायद दक्षिण एशिया में रेडियो धर्मिता फैल सकती है अगर ये युद्ध बढ़ा तो। इस बात को भारत भी समझ गया था। हाँ, भारत ने अमेरिका के कहने से युद्ध विराम की शर्तें नहीं मानी जी। भारत ने अपनी शर्तें रखी थी और उनके एमजीओ के रिक्वेस्ट पर हम युद्ध विराम के लिए माने हैं। फिर यहां पे बता दूंगा आपको जी, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है जी, एक विराम है जी। अच्छा सर, एक चीज और आपसे जरा समझना चाहेंगे। जे.डी. वेंस साहब का बयान आता है, इसके बाद ट्रम्प आ जाते हैं बीच में, और ट्रम्प एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब अब तो वो हर भाषण में यही कहते हैं कि हमने वो भारत का और पाकिस्तान का एक युद्ध करवा दिया। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है, और चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रही हो और चाहे भारत की पॉलिटिक्स रही हो, ट्रम्प साहब अपनी छवि को लेके एक अलग खेल खेल रहे हैं? और क्या ये भारत के लिए एक विदेश नीति को लेके सोचने वाली बात अब खड़ी हो गई है क्या? क्योंकि भारत जो है वो बीते 10 सालों में अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा नजदीकी उनकी अमेरिका के साथ है। तो जब आप अमेरिका को दोस्त मानते हैं, और चाहे आप ट्रम्प रहे हैं, चाहे बराक ओबामा रहे हो, मोदी जी के सबसे बड़े मित्र रहे हैं वो, तो क्या अब विदेश नीति को लेके हमें एक बार रिव्यू करने की जरूरत है? मैं थोड़ा सा टोकूंगा जी। जब विदेश नीति का निर्धारण होता है तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है जी। हम नॉन अलाइंड कंट्री थे, गुट निरपेक्ष। हम सोवियत यूनियन के भी करीब थे, हम यूएस लॉबी के करीब थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बचा जी। कहीं भी किसी भी क्षण वर्तमान सरकार ने यह नहीं शो किया कि वो रूस से अधिक तवज्जो दे रहा है अमेरिका को, या अमेरिका से अधिक तवज्जो दे रहा है रूस को। क्योंकि हमारे कदम है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमने S-400 लिया, अमेरिका ने मना किया था, हमने लिया। हमने पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे रूस से जी, अमेरिका ने मना किया था। रूस ने हमें नहीं मना किया कि हम क्वाड में न जाएं।
लेकिन हम 5 में गए जी शायद हम एशिया में जी चीन की उभरती शक्ति को चेक करना चाहते थे और निश्चित रूप से अगर तकनीकी दृष्टिकोण से आप देखें जी तो यूरोप या अमेरिकन वेपन्स अच्छे हैं और मित्रता तभी निभती है जब समकक्ष में हो। ठीक सर, आप रक्षा एक्सपर्ट हैं, हम जरा एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स में क्या अंतर आएगा और खासतौर से दक्षिण एशिया में जहाँ पे भारत और चाइना दो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं। हालांकि पाकिस्तान का कुछ कहना देना नहीं है, लेकिन जब मोदी साहब ये कहते हैं कि जब वो सैनिकों से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अपने हथियार चेक कर लिए हैं और ये टेस्टिंग का टाइम था, इस संदर्भ को आप कैसे देखते हैं? चूंकि हमने एक ऑपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से सफल अंजाम दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बात स्पष्ट रूप से पहुंच जाए कि हमारे पास ऐसे वेपन हैं कि हम दुश्मन के हमले का या उसका प्रत्युत्तर कर सकते हैं जी। जहां तक रही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे जो असर भारत पाक या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखना चाह रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 राष्ट्र ऐसे उभर कर आए जी, टर्की जी, आर्मेनिया, मलेशिया, जिन्होंने, मैं चीन को नहीं जोड़ रहा हूं इसमें, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जी, खुले तौर पर दिया। टर्की ने तो अपना युद्ध ड्रोन तक भेज दिया था, ड्रोन तो आया ही था युद्ध। हाँ, ये सारी चीजें एक बात की तरफ संकेत करती हैं जी, और वो ये करती हैं कि अगर आप शक्तिशाली हो तो आपके शांत प्रस्ताव भी स्वीकार किए जाएंगे। कौटिल्य ने बहुत पहले कहा था शक्तिशाली राजा के मित्र तो मित्र होते ही हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, क्योंकि उस समय शत्रु शत्रुता के लायक नहीं बचते जी। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से, इसके स्वाभाविक मित्रों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। पाकिस्तान से अगर हम ये उम्मीद करें कि अभी जो घटना घटी है इसके बाद ये शांत बैठ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमें इसके लिए तत्पर रहना होगा कि टर्की, मलेशिया, आर्मेनिया के अलावा और कौन से राष्ट्र उभर कर इसके पक्ष में आ रहे हैं, उन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम तो टर्की को, उसके यहाँ भूकंप आया था तो सबसे पहले सहयोग करने पहुंच गए थे और वो सबसे पहले पाकिस्तान को हेल्प करने आ गया था। वो ये सब यही तो परसेप्शन बनता है कि हम दवाएं देते हैं, आप ड्रोन भेजते हैं। तो इस परसेप्शन से जो भारत की जो विदेश नीति है, जो विपक्ष यही तो सवाल उठाता है कि साहब आप चाहे आपने जहां सहयोग किया वहां से आपको सहयोग में आपको क्या मिला। भाई अगर आप 71 के युद्ध को देखें तो उसमें 2-3 कंट्री आपके साथ थे। अगर आज आप इस ऑपरेशन को देखें तो 2-3 कंट्री आपके अगेंस्ट हैं। निश्चित रूप से आप अच्छी कंडीशन में हैं। और रही बात विरोधियों की, उनकी कहने की, वो कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक, अच्छा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम व्यापार की बात करते हैं कि भारत एक ग्लोबल मार्केट है और ग्लोबल मार्केट में सारी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, अब क्या भारत को नए तरीके से अपनी व्यापार नीति में सुधार करने की जरूरत है? चाहे टर्की हो, आर्मेनिया हो, मलेशिया हो, कि जो हमारे दुश्मन राष्ट्र से जो सहयोग कर रहे हैं, क्या हमें अब उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए अपने तौर पे? शुरू हो गया है जी। ये जो आप कह रहे हो, हमने एनालाइज किया कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन थे, तटस्थ राष्ट्र कौन थे और कौन ऐसे राष्ट्र थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसमें भारतीय नीति निर्धारकों ने तय कर लिया है कि हम इन लोगों को बायकॉट करते हैं और इनके साथ व्यापार सीमित करते हैं। सर, एक सवाल और जरा हमें बताइएगा, रूस को लेकर जब ये कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र है, चाहे वो जब भी रहा हो, आप बीते कालखंड को भी देख लीजिए, लेकिन रूस इस स्थिति में भारत के साथ खुले तौर पर समर्थन में नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, ये बहुत कूटनीतिक भरा प्रश्न है और इसका उत्तर सिर्फ मैं ये दे सकता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध में क्या हम खुले तौर पर रूस के साथ थे? नहीं थे। एक संकेत है
कि आपको साथ पाना है तो साथ देना होगा। तो सर क्या हम उस स्थिति में आके आके खड़े हो गए हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम तीसरा देश बनने के उसमें हैं कि हम तटस्थ रहेंगे किसी भी देश के, तो क्या मोदी जब ये कहते हैं कि हम भी एक पक्ष हैं, भारत का भी अपना एक पक्ष है, भारत गुटनिरपेक्ष नहीं है, तो क्या भारत को अपना पक्ष अब तय कर लेना चाहिए कि हम किस पक्ष में जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। और मैं इस बात से अपनी बात कहूंगा कि तटस्थ गुटनिरपेक्षता का मतलब ही यही था कि हम अगर आपके साथ हैं तो आपसे सहयोग लेने के लिए हैं, लेकिन उसका शर्त यह है कि हम आपके विदेश नीति से गवर्न नहीं है। हम जो भी राष्ट्र या जो भी गुट हमारी सहायता करेगा हम उससे सहायता लेंगे। और चूंकि उस समय दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध चरम पर था, तो कोई विश्व युद्ध ना भटके, तो दोनों बीच एक शांति का पुल बनाने का काम करने का भी इनकी सोच थी। और मैं नहीं समझता हूं कि हम अभी गुटनिरपेक्षता से हटे हैं। हम अभी भी गुटनिरपेक्षता को मान रहे हैं और गुटनिरपेक्ष एक सक्षम रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। भाई गुटनिरपेक्षता तो यही था ना कि अगर राष्ट्र के हित की जरूरत हुई तो मैं अमेरिका से मदद दूंगा, जरूरत हुई तो रूस से लूंगा, लेकिन विदेश नीति मेरी रहेगी। वही मैं कर रहा हूँ, वही देश कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज और ये बताइएगा, चाइना को लेके अब भारत को क्या नए सिरे से अब सोचने की जरूरत है? क्योंकि आपका शत्रु अब पाकिस्तान नहीं है, आपका शत्रु अब सीधा सीधा चीन है। और दक्षिण एशिया में आप अगर देखिएगा, चाहे साउथ चाइना सी की बात हो, आप चाहे सीपीईसी की बात कर लें, पीओके में जो वो बना रहे हैं, तो चाइना हर तरीके से स्ट्रेटेजिक अपनी तैयारी कर रहा है। तो क्या भारत को अब अपने तरीके से एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की जरूरत है? आप ध्यान दीजिए, 1962 के बाद से जी चीन कहीं किसी ऐसे युद्ध में नहीं उलझा जहां पर उसकी सेना को आजमाया गया हो या उसके उद्योग धंधे या उसकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा हो। जी, जबकि 62 के बाद हम 65 में और 71 में अपनी आर्थिक स्थिति पर चोट कर मतलब बर्दाश्त कर चुके हैं। जी, जॉर्ज फर्नांडिस ने जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। जी, लेकिन 62 से आज तक भारत चीन सीमा पर गोली नहीं चली। सोचने वाली बात है, क्या हमारा उनका सीमा विवाद समाप्त हो गया? जी, नहीं हुआ है, लेकिन हमारा व्यापार चल रहा है। चीन की जो एक बहुत अच्छी सोच है वो ये है कि आप अपने आर्थिक विकास को कतई बाधित ना होने दें। अगर आप विकसित होते रहे तो दूसरे देश आपसे किसी न किसी तरह प्रभावित होंगे, चाहे आपके तकनीकी के माध्यम से हो, चाहे आपसे आर्थिक सहायता के माध्यम से हो या आपके सैनिक शक्ति के माध्यम से हो। तो भारत को उस दृष्टि में बढ़ना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि भारत अभी तक पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहा है। पाकिस्तान जब भी कुछ करेगा उसकी कार्रवाई बहुत छोटी मोटी होगी। सर, एक देश है बांग्लादेश, एक देश है नेपाल, एक देश है मालदीव। तो अब ये छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे भारत हमेशा इन देशों के सहयोग में हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। और खासतौर पर बांग्लादेश का तो सृजन में भारत का योगदान है, भारत नहीं बनवाया। तो अब ये देश भी जब भारत को लेके अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन ला रहे हैं, अब अगर प्रेजेंट टाइम सिनेरियो देखेगा, बांग्लादेश के यूनिस साहब गए थे चाइना में और वो चीन को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ आइएगा, डेवलपमेंट करिएगा। तो क्या भारत को अब इस दौर में एक नया कुछ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी या नए तरीके से सोचना पड़ेगा? मालदीव में भी कुछ ऐसा हो रहा था जी, बस मोदी जी ने एक कुर्सी बिछा दी थी, 100 मीटर बस घूम लिए थे लक्षद्वीप में। जी, ऐसी ही जरूरत है इनके लिए। बांग्लादेश ऐसा नहीं कि वो कुछ करने की स्थिति में है। बांग्लादेश को बस इस बात का श्योरिटी हो जाए कि अगर उसने कोई बदमाशी की तो थप्पड़ पड़ जाएगा। और ध्यान रखना, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा है। जी, पाकिस्तान का गठन किस लिए हुआ था? उत्तरी राष्ट्र सिद्धांत पर, है ना, हिंदू मुस्लिम की भावना पर हुआ था। वही तो वहां पे है, ये भावना तो हमेशा रहेगी। इसके लिए वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी इस बात को पहचानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी रक्षा करते हो तभी दूसरे भी आपकी रक्षा करने आते हैं। तो वहां के अल्पसंख्यकों को पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। अगर वो मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से नहीं,
सैन्य दृष्टिकोण से जी तो ही कुछ हम करने की स्थिति में होते हैं, अन्यथा किसी राष्ट्र पर हम आक्रमण या आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते जब तक कोई एक वाजिब कारण ना हो। ठीक सर, एक सवाल सर और आता है जहन में कि राफेल को लेके जब बात होती है, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, राफेल जब भारत आया उम्मीद के मुताबिक, चाहे अब पाकिस्तान की मीडिया है वो कह रहे हैं साहब हमने राफेल गिरा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, जो गलत नैरेटिव बना रहे हैं, राफेल को लेके आप क्या सोचते हैं? राफेल एक बहुत अच्छा युद्ध विमान है। फ्रांस ने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें कुछ संशोधन भी किया है जी। एक थोड़ी सी कमी खटकी है, जब हमने राफेल में अपने मिसाइल सेट करने के लिए उनसे सोर्स कोड मांगा था तो उन्होंने नहीं दिया। एक कीमत मांग रहे हैं शायद, हमें जो भी विमान या इस तरह के युद्ध यंत्र लेने हैं बाहर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात, जो भी टेक्नोलॉजी हमने, टेक्नोलॉजी शेयरिंग वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने तो इस तरह किया कि राफेल हमें दे दिया और उसके जो मिसाइल्स बनते हैं वो उनकी दूसरी कंपनी में बनते हैं, आप वहां से खरीदो। अच्छा, तो दूसरा एक ब्रह्मोस की भी बात आ रही है कि भारत ने ब्रह्मोस जो चलाया है वो एकदम सटीक निशाना गया ब्रह्मोस का, और पाकिस्तान के सीने पे जो वार हुआ वो ब्रह्मोस से हुआ। तो और ये तो स्वदेशी अपना निर्मित हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं कि ब्रह्मोस का मार्केट ग्लोबल मीडिया में बड़ा बढ़ गया है? अरे ग्लोबल वर्ल्ड में मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को जो घाव दिया है जी, पाकिस्तान जल्दी भूलेगा नहीं। इतना सटीक हमला और ऐसा हमला जिसको रोक पाने में पाकिस्तानी एंटी मिसाइल सिस्टम्स नाकाम रहे हैं, उसने बहुत बड़े बाजार को खोल दिया है हमारे लिए, कम से कम उन राष्ट्रों के लिए जो अपने आसपास एक शत्रु राष्ट्र से घिरे हुए हैं। अर्मेनिया हमारे साथ आ चुका है, उसको हम दे रहे हैं, वियतनाम से मांग रहा है, फिलीपींस मांग रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही इसलिए भी है कि हम जिस बाजार में घुसना चाह रहे हैं या घुस रहे हैं उसमें स्कोप बहुत है, और जिस दिन हम एक अच्छे शस्त्र निर्याता बन जाएंगे उस दिन हम पर आंख उठाने की हिम्मत भी लोग नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे अर्मेनिया की बात आपने अर्मेनिया का जिक्र किया, दूसरा सिद्धांत का आप जिक्र करते हैं, क्या भारत अब उस स्थिति में आ गया है कि हम इजराइल के मॉडल पे चल रहे हैं कि आसपास के आप देखिए, चाहे बांग्लादेश देखिए आप, चाहे और श्रीलंका में तो सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ भी बड़ी उथल पुथल रही, आप पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान 4 भागों में बढ़ सकता है, आपसे इस बात का जिक्र हो रहा था। तो क्या भारत जो है अब उस स्थिति में आना चाहिए कि अब वो इजराइल तरीके से हम वार करेंगे? जैसे अभी भी इजराइल में जब हमला हुआ तो नेतन्याहू ने यही कहा कि खून का बदला खून से लेंगे, अब समझौते की टेबल पे हम लोग नहीं आएंगे। तो क्या भारत अब इस दौर में इस स्थिति में आके खड़ा हो चुका है कि आतंकवाद के मुद्दे पर और चाहे पीओके के मुद्दे पर, पीओके पे तो बात होगी, हम टेबल पे बात कर सकते, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर हम समझौते पे बात नहीं करेंगे? मैं सहमत हूँ इस बात से, और ये तीसरा ऑपरेशन था जी, तो भारत ने ये संकेत दे दिया है कि अब हम आपके आतंकवादी ठिकानों को आपके घर में घुस के डिस्ट्रॉय करेंगे, और इसको लेकर के हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को नहीं मानेंगे। ठीक सर, आगे सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं भारत का ग्लोबल वर्ल्ड में, कि भारत जो है वो एक अपनी किस तरीके की उपस्थिति जो है वो दर्ज कराएगा, चाहे अभी डेलीगेशन जो गया है आतंकवाद को लेकर दुनिया को बताएगा कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है, हालांकि जो पाकिस्तान उनका भी डेलीगेशन जा रहा है, तो अब क्या सिनेरियो आप देखते हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, भारत की स्थिति क्या है? भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जी, या युद्ध विराम देने के बाद अपनी बात उन राष्ट्रों तक जो तटस्थ थे या जो हमारे मित्र थे जी, उनको बताने के लिए हमने विभिन्न राजनीतिक दलों से कुछ संसद सदस्य चुने जो वहां जाकर के हमारे पक्ष को रखें और उन्हें ये बताएं कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है। और हमने ये कार्रवाई बहुत मजबूरी में की, और ऐसी कार्रवाई हम फिर कर सकते हैं क्योंकि हमारा इस तरह का जो नुकसान हो रहा है वो भारत का नुकसान नहीं हो रहा है, वो मानवता का नुकसान हो रहा है, और आतंकवाद
भारत की समस्या नहीं है, विश्व की समस्या है। तो आप सभी को हमारे साथ आना चाहिए। और आप किस तरह से आओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दो, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को उसका राजनीतिक बहिष्कार करो जी, आप उसे एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करो। हालांकि अभी हमने खुद नहीं घोषित कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल हो। और ये तभी संभव है जब हमने जो कुछ किया है इसके बारे में प्रमाण के साथ हम अपने मित्र राष्ट्रों को और उन तटस्थ राष्ट्रों को जो विश्व में शांति की कल्पना करते हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की छवि और स्ट्रांग हुई है ग्लोबल वर्ल्ड में, और भारत ने ये सीधे तौर पर कह दिया कि आतंकवाद अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।